पिछली क्लास में मैंने आपको आपकी कक्षा 8 के पाठ 10 फसल उत्पादन के कई टॉपिक पढ़ाए थे। इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहली क्लास में भी इस पाठ की 2 क्लास अब तक हो गई हैं। दोनों क्लासों को लगातार एक साथ देखें। पाठ वैसे तो बहुत आसान है, खेती से संबंधित है, और आप सभी बच्चे गांव या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो आपको खेती की बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं जानता हूँ। अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ अन्य टॉपिकों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि खरपतवार क्या होता है। बच्चों, फसल में जो हम फसल बोते हैं उसमें कुछ अनावश्यक पौधे पैदा हो जाते हैं और वो फसल को उगने नहीं देते, फसल की वृद्धि को रोक लेते हैं। ऐसे पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। इन पौधों का कोई बीज नहीं होता, इन्हें किसान बोता नहीं है, ये स्वतः ही अपने आप खेतों में दिखाई देने लगते हैं। फसल में इन पौधों का होना मैंने बताया हमारे लिए नुकसानदायक है। ये फसल की वृद्धि को रोक देते हैं। फसल भूमि से जो मुख्य तत्व लेना चाहती है ये उन्हें ले लेते हैं और इससे हमारी फसल फिर अच्छी नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा बथुआ है। बथुआ एक प्रकार का खरपतवार है। इसका कोई बीज नहीं होता, ना ही ये बोया जाता है, ये स्वतः ही खेतों में अपने आप उगाता है। तो खरपतवार हमारी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, अतः हमें इन्हें फसलों के साथ नहीं उगने देना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आप जो खरपतवार है उन पेड़ों को उखाड़कर खेतों से फेंकिए ताकि आपकी फसल को अच्छे से मुख्य पोषक तत्व मिल सके। कुछ रासायनिक दवाइयों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेटाक्लोर है। मेटाक्लोर छिड़कने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। परंतु बच्चों, खरपतवार नष्ट करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ हम छिड़क रहे हैं वो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। फसल पर जब उन्हें गिराया जाएगा तो क्या होगा? फसल पर गिराने से जो रासायनिक पदार्थ हैं वो फसलों में लगेंगे और जब फसलों को हम लेंगे तो हम उन्हें खाएंगे तो रासायनिक पदार्थ हमारे अंदर भी जा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें इन खरपतवार नाशक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम करना चाहिए। हो सके तो इन्हें हाथ से उखाड़कर फेंकना चाहिए। अब जब फसल तैयार हो जाती है तो फसलों को पक्षियों, चूहे, इल्ली और आदि टिड्डियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। जैसे पक्षियों को उड़ाने के लिए काक भगोड़ा किया जाता है, शोर किया जाता है। जानवरों को भगाने के लिए खेत में आदमी का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और अन्य पीड़कों के लिए पीड़कनाशी, फफूंद के लिए फफूंदीनाशी है ना, और खरपतवार के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम अच्छी फसल लेने के लिए खरपतवार के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। अब जब आपकी फसल पककर तैयार हो गई उसके बाद होती है उसकी कटाई। ठीक है, फसल को हाथों से हंसिया या दराती लेकर काटते हैं। अगर लैंड आपका बड़ा है तो फसल काटने के लिए मशीनें भी आती हैं आजकल, मशीनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो मशीनों के प्रयोग के द्वारा आप फसल को काट सकते हैं। फसल के दानों को भूसे से
अलग करने के लिए हालांकि मशीनों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे गेहूं में आप फसल और दाना और भूसे को अलग करने के लिए थ्रेसर का उपयोग करते हो और इस क्रिया को मढ़ाई कहते हैं। छोटे किसान पर ज़्यादा गेहूं नहीं है, वो फटक कर या हवा में गिरा कर, क्योंकि जो भूसे के दाने होते हैं वो हल्के होते हैं और उन्हें ऊपर से गिरा कर हवा चल रही है, पंखा भी लगा सकते हैं अगर हवा नहीं चल रही है, तो दानों और भूसे को अलग अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम फसल की कटाई और मढ़ाई करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है भंडारण। जब आपने फसल काट ली तो हम उसे खेत में पड़े नहीं रहना दे सकते, हमें उसे घर पर इकट्ठा करना ही होगा, या कोई गोदाम या भंडारण की कोई विशेष जगह है तो वहाँ उसे रखना ही होगा। भंडारण की अनेक पद्धतियाँ हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फसलों को चूहे, कीड़े व अन्य छोटे जीवों से बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारण धातु के बर्तनों, साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें आदि, इन्हें कम ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल, सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इन्हें 0 से -1 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित किया जाता है। उचित भंडारण से आपकी फसल अधिक दिनों तक रहेगी। कीड़े या अन्य कीट नहीं खाएंगे तो उसकी अधिक मात्रा आपको मिलेगी और आप फसल को खराब होने से बचा सकते हैं। और आजकल स्टोर करके फसलों को काफ़ी समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। भंडारण करने के नए नए तरीके, फ्रीज़र लगाकर भी हम कोल्ड स्टोरेज जिन्हें कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, कोल्ड स्टोरेज में हम फसलों से प्राप्त उत्पादन को वहाँ रख सकते हैं और उचित समय पर, जब उसका अच्छा समय हो बेचने का, तब अच्छे दामों में हम फसल को बेच सकते हैं। फसल अच्छा उत्पादन होता है तो हम चाहते हैं उसके में अच्छी कीमत भी मिले, तो उसका एक निश्चित समय होता है, तो उस समय पर बेचने के लिए हमें फसल को अच्छी तरीके से स्टोर करने की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको फसल की अधिक उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, इस क्रम में शुरू से बहुत सारी बातें बताई हैं। तो इस प्रकार, बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी ग्रामीण बच्चे हैं, आप लोगों को ये सारी बातें पहले से ही मालूम है, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है अच्छे से, और ये पाठ आपके लिए बहुत ही आसान है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? तो ये जो फसलों के उत्पादन में जो बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी है या वृद्धि हुई है, इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। ये क्रांति क्यों चलाई गई? बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अत्यधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इसीलिए हम चाहते हैं कि इतना गेहूं, इतना अन्न और अन्य उत्पादन इतना ज़्यादा हो कि जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसको पेट भर भोजन मिल सके। इसके लिए बच्चों क्या किया गया? किसान तो मेहनत कर सकता है खेतों में, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने
उन्नत किस्म के बीज बनाए। पहले हम देखते थे, बहुत पहले, आप अपने माता पिता से भी पूछोगे कि खेतों में ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था, 1 बीघा खेत में ज़्यादा गेहूँ नहीं निकल पाता था। लेकिन आज इतनी उन्नत किस्म के बीज हैं, गेहूँ का आकार भी बहुत अच्छा है और एक पेड़ पर बहुत सारा गेहूँ भी लगता है। एक जो गेहूँ का पौधा होता है उस पर बहुत ज़्यादा गेहूँ, बाल में बहुत ज़्यादा दाने होते हैं। तो ये सब किसकी देन है? ये देन है हमारे वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने बहुत उत्तम किस्म के गेहूं के बीज बनाए हैं, जैसे कि सोनालिका, कल्याण सोना इत्यादि बहुत उन्नत किस्म के गेहूं के बीज हैं, ये गेहूं के दाने हैं जिनसे बहुत अच्छी खेती होती है। धान में जया, पद्मा, पूसा, 215 बहुत उत्तम किस्म के धान हैं और मक्का में गंगा, रंजीत बहुत उत्तम किस्म की ये फसलें हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे बीज उन्नत किए, उन्हें बनाया कि वो बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता हो उनके अंदर। बच्चों, उत्पादन ज़्यादा हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस उत्पादन को बनाए रखना भी हमारा काम है। कहीं ऐसा ना हो कि जो वृक्ष हमने लगाया है उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत ही ना हो, तो फिर ज़्यादा फसल उगाने का क्या फ़ायदा होगा। तो बच्चों, हमारे जो वृक्ष हैं उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार के उन्नत किस्म के बीज बनाए हैं जो बीमारियों से भी लड़ सकते हैं और अधिक उत्पादन कर सकते हैं। बच्चों, आज बड़े ही अच्छे तरीके से खेती होती है, उसमें हम मिट्टी की जांच भी करते हैं। ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो मिट्टी भी तो अच्छी होनी चाहिए। आजकल जो मिट्टी होती है खेतों की, उसका परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाता है। प्रयोगशालाओं में मिट्टी का परीक्षण करके उसके अंदर जो भी पोषक तत्वों की कमी है उनका पता लगाया जाता है। फिर किसान उसी हिसाब से खेत में जिस पोषक तत्व की कमी है उसी प्रकार का खाद, उर्वरक, यूरिया या जो भी और आवश्यक चीज़ें हैं वो डालता है। इस तरीके से मिट्टी का ज्ञान होने से, बीजों का ज्ञान होने से और अनेक सावधानियां जो मैंने पहले आपको बताई हैं उनका ज्ञान होने से फसलों के उत्पादन में बहुत बड़ी क्रांति आई है। अधिक उत्पादन हो रहा है, छोटे छोटे किसान बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी उनकी एक कमाई हो रही है। ऐसा होना भी चाहिए, सभी अच्छे से कमाएं, सब सुखी भी रहें। तो इस प्रकार ये जो क्रांति चली अधिक उत्पादन के लिए, इसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अब आता है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। बच्चों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें खाने पीने की जो भी चीज़ें मिलती हैं या तो पौधों से मिलती हैं या फिर जंतुओं से मिलती हैं। सबसे पहले बात करें दूध, तो दूध के लिए गाय है, भैंस है, बकरी है, अनेक जंतु हैं जिनका दूध हम अपने प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद आता है ऊन हमें प्राप्त होती है। हमें बकरी, भेड़, हालांकि खाने की चीज नहीं परंतु इनसे हमें प्राप्त होते हैं। खाद्य उत्पादों की बात करें केवल तो अंडा किससे प्राप्त होता है? हमें अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है। बत्तख के अंडे भी खाए जाते हैं कहीं कहीं, तो ये अंडे देने वाले। मांस के लिए हम मांस भी खाया जाता है। मांस के लिए हम मुर्गी या मुर्गा, बकरी या बकरा इनका प्रयोग करते खानों में, इनका पालन किया जाता है। सूअर का मांस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सूअर पालकर उनके मांस को बेचा जाता है। और मछली भी बहुत खाई जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में मुख्य भोजन के रूप में मछली का ही प्रयोग किया जाता है। और भी काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं जंतुओं से, लेकिन खाने की चीज़ों में केवल यही है दुग्ध उत्पादन, अंडा और मांस। ये हम अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, शहद। शहद आप जानते हैं मधुमक्खी से आपको मिलता है।
मधुमक्खी पालने को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। आजकल बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत लोग इसे कर रहे हैं। शहद क्योंकि केवल एक खाने की वस्तु ही नहीं है, बल्कि एक औषधि के रूप में भी इसको हम प्रयोग में करते हैं। और बच्चों, जैसे मैंने बताया, दूध हमें गाय देती है, भैंस देती है, बकरी देती है। तो गाय की भी अच्छी नस्लें हैं, विकसित की गई हैं, जैसे साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है। गाय की कुछ विदेशी नस्ल भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे होल्स्टीन है, फ्रेजियन है। भैंस की भी बहुत अच्छी नस्लें जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिल सकता है, जैसे मुर्रा है, महसाना है, सूखी है, झीली है। तो ये बहुत सारी उन्नत किस्में हैं। इसी प्रकार जो अंडे देने वाली मुर्गी है, इनकी भी अच्छी अच्छी किस्में हैं, और मांस के लिए भी अच्छी अच्छी किस्म के जानवर हैं हमारे पास। तो इस प्रकार जानवर भी हमारे जीवन में हमें खाद्य पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। तो हम पूर्ण रूप से जानवरों और पौधों पर ही भोज्य पदार्थों के लिए निर्भर हैं। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ में जो बचा हुआ था, खरपतवार नियंत्रण, कीटनाशकों का प्रयोग, कटाई में बढ़ाई, भंडारण, हरित क्रांति और जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ाया है। इस पाठ में अब कुछ नहीं रह जाता है। अगर कुछ रह जाता है तो छोटी बातें हैं, वो आप मुझसे चाहे कभी भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैं हर बार क्लास के अंत में कहता हूँ कि कोरोना काल, इस काल को कहा जा रहा है, इसमें घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करें। अगर मैंने किसी पाठ के किताब के पेजों की फ़ोटो आपको नहीं भेजी है तो आप मुझे बताते रहें, मैं किताब की पाठ के पेज भी आपको भेजता रहूँगा। समय समय पर अपने समय का उपयोग करते रहें, घर पर रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें। अपने मित्रों को भी सचेत करते रहें कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, क्लास ज्वाइन करें और अपने समय का सदुपयोग करें। परंतु बाहर न निकलें, सिर्फ फ़ोन पर ही आप बात करें। मैं आपको बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप बीमार हो सकते हैं बाहर जाने से। सचेत रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार।